हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सिंपलिसिटी पे मत जाइएगा। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इन ए वेरी गुड मैनर देन फॉलो कॉन्सेप्ट डिकोडर। जो चीज़ आपको हाई एंड प्रीमियम कोचिंग क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वहाँ पे अवेलेबल होगी, उसी तरह का कंटेंट या आप उससे बेहतर कह सकते हैं। मतलब लेवल में, कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह का कमी नहीं होगा। ठीक है। So study well and definitely we will crack the examination. Okay, so good wishes. So डिज़ाइन ऑफ फुटिंग हम चालू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं आपको सारा का सारा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। पहले फुटिंग को कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे जितने रिक्वायर्ड है कोडल प्रोविजंस आई विल एक्सप्लेन इट, ताकि सबसे पहले हम एक फुटिंग को डिज़ाइन कर पाएँ जो हमारी मेन टारगेट है, जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस में आते हैं एसएससी जेईई के अंदर। एंड जो कोडल प्रोविजंस डिस्कस किए जाएगा वहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हुए चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ अलग से तो पूछते नहीं है, जनरली दे विल आस्क यू द कोडल प्रोविजंस। ठीक है। और यहाँ पे जो कोडल प्रोविजंस है अधिक से अधिक 3-4 कोडल प्रोविजंस हैं। एक है क्रिटिकल सेक्शंस के लिए फॉर शियर एंड बेंडिंग एंड पंचिंग शियर वगैरह, और दूसरा हम आपको बताएंगे बियरिंग के लिए कोडल प्रोविजंस होता है। तो इन सब कोडल प्रोविजंस को देखेंगे एंड फाइनली वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक। ओके, so let's start the topic. So design of footing. In this particular video classes we will discuss isolated rectangular और square footing का डिजाइन। ठीक है, आप लिख लीजिए। तो सबसे पहला चीज जो मैं आपसे पूछता क्या हूँ, दिखाता हूँ। लेट्स सपोज, देखो मैं एक रेक्टेंगुलर फुटिंग बना देता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव ए कॉलम। ये कॉलम है हमारे पास एक, तो ये कॉलम से ही फुटिंग जुड़ा हुआ होगा इस तरह का, है ना। दिस इज योर फुटिंग। ओके, नाउ अब ये जो कॉलम है इसके ऊपर जो लोडिंग लग रही है, लेट्स सपोज द लोड एक्टिंग ओवर दिस पर्टिकुलर कॉलम इज पी, और ये जो लोड पी है, दिस लोड इज योर वर्किंग लोड। ठीक है। तो ये वर्किंग लोड, अभी हम वर्किंग लोड लेके चल रहे हैं, हम फैक्टर लोडिंग नहीं देख रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर के थ्रू से जो कॉलम पे लोडिंग आ रही है वो लोडिंग का मैग्नीट्यूड कितना है, जस्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, उसको हम वर्किंग लोड और सर्विस लोड कहेंगे। और सर्विस लोड। ठीक है, दिस इज योर फुटिंग। अभी देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी कि हमको डिजाइन के लिए कौन कौन सा डेटा चाहिए, डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी पर्टिकुलर फिगर में मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अलग अलग से लाइन सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है। ये जो फुटिंग है सॉइल के ऊपर होगा, तो सॉइल का एक टर्म आता है माय डियर, याद रखना, उसको हम कहते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, सॉइल का एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। आगे चल के सब चीजों को बिट बाय बिट एक्सप्लेन करेंगे, अभी लिखिए। तो इसको हम कहते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी, एसबीसी, या फिर और इसको हम क्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं पर आपको एज ए क्यू नॉट से भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन सॉइल का सेफ बियरिंग कैपेसिटी का होता है। ठीक है, तो ये डेटा हमको चाहिए होगी। प्लस हमको ये चाहिए होगी कि विच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर फुटिंग, M20, M25, M30 क्या यूज करने वाले हैं। तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है ना, एग्जाम्पल M20, M25 क्या, ये हम क्या यूज करने वाले हैं। तो दिस पर्टिकुलर थिंग वी रिक्वायर्ड, जिसको हम कहते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। प्लस इसमें हम रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे। सो वी नीड द ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट, कि किस ग्रेड का रिइंफोर्समेंट मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। माइल्ड स्टील तो जनरली प्रोवाइड होती ही नहीं है, HYSD हम प्रोवाइड करेंगे। तो जनरली हम Fe415 या Fe500 तक प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील। सो हमको क्या चाहिए होगा, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखवा दिया, हमको चाहिए होगा फिर ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, ये डेटा हमको चाहिए होगा। प्लस देखिए वर्किंग लोड ऑन कॉलम कितना, ये डेटा चाहिए होगा। प्लस ये जो कॉलम है, दिस इज योर कॉलम, ये कॉलम का साइज क्या है, व्हाट इज साइज ऑफ द कॉलम। हो सकता है ये कॉलम आपका रेक्टेंगुलर हो लाइक दिस। ठीक है, मतलब दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, तो ये रेक्टेंगुलर कॉलम हो गया। इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट दिस पर्टिकुलर कॉलम इज स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन।
ए दोनों बगल सेम साइज का. इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट दिस पर्टिकुलर कॉलम इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर डायमीटर. एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है. तो ये कॉलम है क्या और कॉलम का साइज क्या है. ठीक है, साइज ऑफ द कॉलम इज रिक्वायर्ड. अनदर डेटा. ठीक है, अनदर डेटा हमको क्या चाहिए, यहीं पे लिखिए. साइज ऑफ कॉलम क्या है, साइज ऑफ कॉलम क्या होगा, इतना. तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फुटिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इतना नंबर ऑफ डेटा आपको गिवन होगा. कौन कौन से डेटा हो गए, वर्किंग लोड पी का वैल्यू. ठीक है, वर्किंग लोड कितना है, ये पी का वैल्यू वर्किंग लोड. साइज ऑफ कॉलम क्या है, दूसरा डेटा. फिर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, तीसरा डेटा. ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, चौथा डेटा. एंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जिस सॉइल पे आप इस फुटिंग को बनाने वाले हो वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है, पांचवा डेटा. सो दिस 5 डेटा आर नेसेसरी. और आपको सभी क्वेश्चन में ये 5 डेटा गिवन होगा 100%. तो घबराने की जरूरत नहीं है. तो ये सारा डेटा हमको चाहिए होगा, तो आप इसको लिख लीजिए. ठीक है, आप इसी तरह से लिखिए, डेटा रिक्वायर्ड और डायग्राम बना के लिख लीजिए. अब मेरे को एक चीज यहाँ पर ये बताओ कि देखो, इसी डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि ये जो फुटिंग है ये तो आपका सॉइल के नीचे होगा, ग्राउंड लेवल के नीचे होगा, है ना. तो लेट्स वो दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल. ठीक है, दिस इज द ग्राउंड लेवल. तो ये जो फुटिंग है ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो इसके ऊपर का मतलब ये फुटिंग का ये वाला जो ओवरहैंग लेंथ आपको दिख रहा है, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये लेंथ, ये कैंटिलीवर लेंथ दिख रहा है क्या, ओवरहैंग लेंथ दिख रहा है क्या. तो इस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर यहाँ पर भी कुछ मिट्टी भरी हुई रहती है कि नहीं, यहाँ पर भी तो मिट्टी भरी हुई रहेगी अप टू ग्राउंड लेवल. तो ये जो मिट्टी यहाँ पे भरा हुआ रहता है ना, इसको हम कहते हैं बैकफिल. इसको क्या बोलते हैं, बैकफिल या फिर ओवरबर्डन सॉइल. ठीक है, इसको बोला जाता है, अभी डिजाइन में हम लिखवाएंगे इन सब चीजों को, इसको बोला जाता है बैकफिल या फिर ओवरबर्डन सॉइल. ओके, और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो वर्किंग लोड कॉलम के ऊपर लग रहा है, पी लोडिंग आ रही है कॉलम के ऊपर. ठीक है, जो लोडिंग आपको फुटिंग में जाएगा, और फुटिंग क्या करेगा, इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिफॉर्मली एंड ग्राउंड में सेंड करेगा. ठीक है, फुटिंग का काम क्या है, इस लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके ग्राउंड में सेंड करना. अब हमको यही ध्यान रखना होगा कि ये जो लोडिंग आ रहा है पी, इसके कारण जो प्रेशर बन रही है फुटिंग के बेस पे, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर बन रही है, ये लोडिंग वगैरह के कारण जो प्रेशर बन रही है फुटिंग के बेस पे, ये जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर होता है, कितना होता है, अभी चल के समझ में आएगा. लेकिन ध्यान रखिए, ये जो प्रेशर है कभी भी सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से अधिक नहीं होना चाहिए. कभी भी सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से अधिक नहीं होना चाहिए. ये हम चेक लगाते हैं. क्लियर है, समझ गए. ठीक है, अब देखिए, अब एक जनरल एजम्पशन लिया जाता है डिजाइन करते वक्त कि क्या लिया जाता है, ये जो बैकफिल यहाँ पे सॉइल है ना, बैकफिल सॉइल प्लस वेट ऑफ फुटिंग, ये फुटिंग का वेट इस पर्टिकुलर लेवल पे देखो, मतलब एट लेवल ऑफ फुटिंग, ये जो लेवल है इसको क्या बोलेंगे, फुटिंग लेवल. वो ग्राउंड लेवल है, तो इस लेवल को क्या बोलेंगे, फुटिंग लेवल. जिस लेवल पे फुटिंग सॉइल के ऊपर रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, फुटिंग लेवल. तो एट फुटिंग लेवल आप देखो कौन कौन से लोडिंग के कारण प्रेशर लगेगा. एक तो ये जो वर्किंग लोड है कॉलम के थ्रू से जो आ रही है पी वर्किंग लोड, उसके कारण, प्लस ये जो बैकफिल सॉइल है इसका जो वेट है उसके कारण, प्लस ये जो फाउंडेशन है जो फुटिंग हम यूज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, इसका अपना एक सेल्फ वेट होगा उसके कारण. तो ये 3 तरह का यहाँ पे लोड है जिसके कारण आपके फुटिंग लेवल पे प्रेशर लगती है. समझ गए. तो ये जो 3 तरह के लोड के कारण जो प्रेशर हम निकालते हैं ना, इसको कहा जाता है ग्रॉस प्रेशर. ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रॉस प्रेशर. और ये जो ग्रॉस प्रेशर है इट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन दिस सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल, या फिर क्यू नॉट से कम होना चाहिए ग्रॉस प्रेशर. कैसे निकालेंगे बताएंगे आपको. बस कुछ कुछ बातें समझा दे रहा हूं क्योंकि आगे चल के लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी. अब देखिए एक चीज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वर्किंग लोड ही दिया हुआ है. नाउ तो हमने अभी बोला कि ग्रॉस प्रेशर आपको अगर निकालनी है फुटिंग लेवल पे, तो आपको ये जो बैकफिल सॉइल है, जो मैंने सॉइल यहाँ पे भरा, ठीक है, इसका आपको वेट चाहिए होगा, प्लस आपको ये जो फाउंडेशन है इसका भी वेट चाहिए होगा. तो मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है इसका वेट वगैरह, तो हम क्या करेंगे, हम एजम्पशन लेते हैं. एज्यूम क्या करते हैं, जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो वेट है कौन सा, सॉइल का वेट प्लस ये फाउंडेशन का वेट, सॉइल प्लस फाउंडेशन दोनों का वेट
10 to 20% ऑफ दिस वर्किंग लोड P है। हम ये एजम्पशन लेते हैं, उसके बाद हम अपना कैलकुलेशंस को चालू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिजाइन स्टेप को देखेंगे। ठीक है, आपको धीरे धीरे अब समझ में आएगा। मोटा मोटी ये सब चीज थोड़ा मोड़ा आइडिया पहले से बताना होता है ताकि आप अवेयर हो पाए आगे चल के, है ना। अब देखिए डिजाइन स्टेप हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो ये जो 7 डिजाइन स्टेप मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ, बेसिकली ये 7 डिजाइन स्टेप हमारे पास होते हैं। ठीक है, आप पहले इनको कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके इन डिजाइन स्टेप को सीखेंगे। पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ फुटिंग। ठीक है, एरिया मतलब कहने का मतलब प्लान एरिया। ये जो एरिया आपको निकल रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, वी आर कैलकुलेटिंग इन दिस प्लान एरिया। ये प्लान एरिया निकालेंगे हम, वी विल कैलकुलेट द प्लान एरिया ऑफ फुटिंग। उसके बाद कैलकुलेट नेट सॉइल प्रेशर, डब्ल्यू नेट। व्हाट इज दिस, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग नेट सॉइल प्रेशर ओनली, वी विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, नॉट टू वरी, जस्ट राइट इट डाउन। कैलकुलेशन ऑफ नेट सॉइल प्रेशर। नेक्स्ट चेक फॉर बेंडिंग मोमेंट, फिर हम बेंडिंग मोमेंट के लिए चेक लगाएंगे। चेक लगाने का क्या मतलब है, चेक लगाने का मतलब है यहां से हम अभी प्लान एरिया निकाल लिए, लेकिन फुटिंग में डेप्थ भी तो हमको प्रोवाइड करना है, तो यहां से हम डेप्थ निकालेंगे। ठीक है, अगेन चेक फॉर वन वे शियर, यहां से भी हम निकालेंगे डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग। चेक फॉर पंचिंग शियर या फिर इसको टू वे शियर कहा जाता है, यहां से भी हम निकालेंगे डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग। तो यहां से आपको 3 डेप्थ मिल रहा है। ये 3 चेक लगाने के बाद वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द 3 डेप्थ। इन तीनों में से जो मैक्सिमम डेप्थ आएगा वो डेप्थ हम प्रोवाइड कर देंगे। डी मैक्स जो भी आएगा वो वही हमारी होगी एक्चुअल डेप्थ ऑफ फुटिंग। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जनरली जैसा आपने स्लैब में देखा था, स्लैब डिजाइन करते वक्त वहां पे बेंडिंग गवर्न करता था पूरा डिजाइन को, मतलब डिफ्लेक्शन पूरा डिजाइन को गवर्न करता था। डिफ्लेक्शन ऑफ द शॉर्टर स्पैन मतलब बेंडिंग वाज गवर्निंग क्राइटेरिया देयर। बट जब हम फुटिंग में डिजाइन करेंगे, हियर शियर बिकम्स गवर्निंग क्राइटेरिया, और खास करके वन वे शियर। वन वे शियर इन मोर देन 95% ऑफ केसेस वन वे शियर विल गवर्न द डिजाइन। वन वे शियर विल गवर्न द डिजाइन कहने का मतलब है आपको डी मैक्सिमम जो मिलेगा ना वो वन वे शियर के करस्पॉन्डिंग ही हमेशा मिलेगा। ये बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे शियर ज्यादा होता है, तो ये चीज हम देखेंगे। तो ये डिजाइन को गवर्न करेगा कहने का मतलब हम यहाँ पे शियर रिइंफोर्समेंट, अगेन स्लैब में जैसा हमने शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम शियर के लिए रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, डेप्थ को इतना सफिशिएंट प्रोवाइड कर देंगे कि जो भी क्रिटिकल सेक्शन है फॉर शियर, उस सेक्शन पे उस क्रॉस सेक्शन का खुद का जो शियर रेजिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो भी उस क्रॉस सेक्शन पे आ रही है ड्यू टू लोडिंग वो कम हो गया। मतलब सेक्शन का शियर रेजिस्टेंस इज मोर देन नॉमिनल शियर रेजिस्टेंस। ये चीज हम करने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए हम मैं सफिशिएंट डेप्थ प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है, तो इसलिए ये जो वन वे शियर है इट बिकम्स गवर्निंग। रीइंफोर्समेंट हम डिजाइन नहीं करते शियर के लिए। रीइंफोर्समेंट अगेन टेलिंग यू वी आर ओनली गोइंग टू प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट करस्पॉन्डिंग टू बेंडिंग ओनली, टेंशन रीइंफोर्समेंट और कोई रीइंफोर्समेंट हम इधर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ओनली टेंशन रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वन वे शियर के लिए हम डेप्थ डिजाइन करेंगे, टू वे शियर के लिए डेप्थ चेक करेंगे, बेंडिंग के लिए डेप्थ रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। इन तीनों डेप्थ में से जो मैक्सिमम डेप्थ आएगा लास्टली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट। तो देखेंगे कैसे कैसे करना है चीजों को, स्टेप देखेंगे। डेप्थ आपने प्रोवाइड कर दिया, डिजाइन कर दिया, देन योर स्टेप इज डिजाइन फॉर स्टील। ये स्टील जो है बेसिकली हम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं, कैसे करते हैं वो भी आगे चल के समझ में आएगा। उसके बाद एक स्टेप और आती है, बियरिंग के लिए चेक करना होता है। ठीक है, अब ये बियरिंग के लिए 2 चेक लगता है। देखिए मान लीजिए ये कॉलम है आपका, ये फुटिंग। जो बियरिंग है, बियरिंग के लिए 2 चेक लगता है, एट कॉलम और फुटिंग जंक्शन, मतलब यहाँ पर, दूसरा इन फुटिंग। ठीक है, यहाँ पर एक चेक लगेगा, यहाँ पर दूसरा चेक लगेगा। कॉलम और फुटिंग जंक्शन पे एक चेक लगेगा, दूसरा चेक लगेगा इन फुटिंग। तो ये 2 चेक कैसे लगाना है आगे डिजाइन स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा, बट दीज आर दी मोटा मोटी मेन डिजाइन स्टेप इन्वॉल्व्ड इन डिजाइन ऑफ ए फुटिंग। ठीक है, लिख लीजिए इसको एक एक करके। अब देखेंगे आप यूं ही ऐसे हेडिंग डालते रहिएगा अपने हिसाब से, या फिर ये जो हम लिखवाते रहेंगे एरिया ऑफ फुटिंग कैलकुलेशन, नेट सॉइल प्रेशर कैलकुलेशन, ऐसे यूं
लिखवाते रहेंगे तो आप उस हेडिंग के अंदर में चीज़ों को समझते रहिएगा, जहाँ पे जैसा डायग्राम बनाएंगे वहाँ पे वैसा आपको डायग्राम बनाते हुए चलना है। तो ये सारा पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। जब इनको डिस्कस करने के बाद we are going to solve a particular question using these all concepts, then our topic will be completed. Okay, अब देखिए हम आपको अभी टेक्निक बताएंगे टू कैलकुलेट दिस साइज ऑफ द फुटिंग। कहने का मतलब है प्लान एरिया हम निकालने वाले हैं ए। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे एक फुटिंग दिख रही होगी, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, दिस पर्टिकुलर लेवल, इसको हम कहते हैं फुटिंग लेवल FL, और ये आपको ग्राउंड लेवल दिख ही रहा है। नाउ ये आपका डेप्थ यहां से यहां तक, दिस विल बी योर ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग D, दिस इज योर ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग। अभी देखिए ये जो लोडिंग आ रही है कॉलम के थ्रू से, दिस लोडिंग इज योर वर्किंग लोड, मीन्स दैट एक्चुअल लोडिंग जो स्ट्रक्चर के थ्रू से आ रही है। हम अभी फैक्टर वगैरह नहीं कर रहे हैं इसको। फैक्टर मतलब जानते हो ना, 1.5 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर करते हैं, देन वी डिजाइन ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। जैसे यहाँ पे फुटिंग हमको डिजाइन करनी है तो इस लोडिंग को हमको फैक्टर करनी होती, लेकिन हम अभी ये फैक्टर नहीं कर रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ द फुटिंग। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका एक रीजन है जो अभी तुरंत 1 मिनट में आपको पता चलेगा। तो दिस इज योर वर्किंग लोड, ओके, या फिर इसको मैं सर्विस लोडिंग भी कहूंगा, या फिर इसको आप सर्विस लोड कह सकते हैं, सर्विस लोड। क्लियर है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर के थ्रू से, कॉलम के थ्रू से आ रही है फुटिंग के ऊपर। ओके, नाउ ये फुटिंग का ये जो ओवरहैंग पोर्शन है, लेफ्ट राइट दोनों बगल ओवरहैंग पार्ट आपको दिख रहा है, मतलब यहां से यहां तक दिस पार्ट ओवरहैंग पार्ट, यहां से यहां तक ये ओवरहैंग पार्ट आपको दिख रहा है। ये जो ओवरहैंग पोर्शन है, ओवरहैंग पोर्शन, इस ओवरहैंग पोर्शन के ऊपर यहाँ पे मिट्टी है, इस पर्टिकुलर लोकेशन में यहाँ पे सॉइल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सॉइल भरा हुआ होता है ना, इसको हम बैकफिल कहते हैं, बैकफिल। नाउ ये जो सॉइल है इसका भी तो अपना कोई ना कोई वेट होगा, तो लेट्स सपोज दैट पर्टिकुलर वेट इज कॉल्ड एज कैपिटल W सॉइल, ठीक है, वेट ऑफ सॉइल। दिस पर्टिकुलर वेट ऑफ द बैकफिल, कुछ ना कुछ तो वेट होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो उसे हम कहते हैं वेट ऑफ द सॉइल। नाउ आपका ये जो फुटिंग है जो आप प्रोवाइड करोगे, इसका भी अपना एक वेट होगा, सेल्फ वेट, है ना। तो लेट्स सपोज WF इज योर वेट ऑफ फुटिंग, it is your weight of footing, weight of footing. Now think about a particular thing. अब वो थिंग क्या है, मेरे को ये बताइए कि एट फुटिंग लेवल आपका टोटल लोडिंग अगर आप देखोगे, ठीक है, एट फुटिंग लेवल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट FL, फॉर्मेशन लेवल नहीं, फुटिंग लेवल, टोटल लोड कितना आ रहा है? Total load is corresponding to the working load through the column P plus weight of soil, है ना, plus weight of footing। ये टोटल लोड आ रही है एट फुटिंग लेवल, एंड दिस टोटल लोड विल अप्लाई ए प्रेशर एट फुटिंग लेवल। यहाँ पे पूरे ये प्लान एरिया पे जो भी प्लान एरिया है वो कितना है ये तो हमको मालूम नहीं, तो ये टोटल जो भी प्लान एरिया है, ये पूरे प्लान एरिया पे ये लोड इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि फुटिंग के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो यूनिफॉर्मली लगे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे UDL दिखा रहे हैं। तो इस तरह से फुटिंग लेवल पे इस तरह से प्रेशर लगेगा। तो ये जो प्रेशर लग रहा है बेसिकली कहाँ लग रहा है, उसके नीचे तो सॉइल है ना, उसके नीचे क्या है, ये फुटिंग लेवल के नीचे क्या है, यहाँ पे आपका सॉइल है, हियर योर सॉइल इज प्रेजेंट। तो ये जो प्रेशर आ रही है ड्यू टू ऑल दिस लोडिंग, ये सॉइल के ऊपर आ रही है। ये फुटिंग क्या कर रहा है, इस प्रेशर को सॉइल के ऊपर ट्रांसमिट कर रहा है, समझ रहे हो बात को। नाउ तो क्या सॉइल आपका सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए सो दैट इट कैन रेजिस्ट दिस पर्टिकुलर प्रेशर वैल्यू। सॉइल उतना तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, है ना। तो सॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसी को हम कहते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सॉइल जो रेजिस्टेंस आपका ऑफर करेगा इसी को हम कहेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी। मतलब सेफ बियरिंग कैपेसिटी वो वैल्यू है जिससे ज़्यादा अगर लगा दिया आपने प्रेशर एक्सटर्नली तो सॉइल आपकी सीयर में फेल हो जाएगा। किस में फेल होगा, सीयर में। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर बहुत क्लियर कट वे में इन सब चीज़ों को हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाले टॉपिक के अंदर, तो आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं।
वैसे हम यहाँ पर भी एक छोटा सा टॉपिक इसका डिस्कशन है ना मैं आपको करवा दूंगा कि हाउ वी अराइव एट वैल्यू ऑफ सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी वो वैल्यू है जिससे ज्यादा अगर सॉइल पे एक्सटर्नली आप लोड लगा देंगे, प्रेशर लगा देंगे, तो सॉइल आपकी शियर में फेल हो जाएगी। समझ गए? तो वो पर्टिकुलर वैल्यू है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सॉइल आप ऐसा कह सकते हो कि अधिक से अधिक रेजिस्टेंस जो सॉइल ऑफर करेगा वो कितना कर सकता है, करस्पॉन्डिंग टू इट्स सेफ बियरिंग कैपेसिटी लिमिट। इससे ज्यादा का रेजिस्टेंस कर ही नहीं पाएगा। क्यों? इससे ज्यादा अगर इससे ये तो आपका उसका मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा अगर रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है तो वो शियर में फेल हो जाएगा, मतलब है ना, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं कर सकता, वो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू ही है। तो बियरिंग कैपेसिटी उसका मैक्सिमम उतना ही है, सेफली उतना ही लोड को वो बियर कर सकता है वो पर्टिकुलर सॉइल। तो ये दोनों प्रेशर इंटेंसिटीज हैं। एक प्रेशर वो जो फुटिंग, वेट ऑफ फुटिंग प्लस जो सर्विस लोड कॉलम के थ्रू से आ रही है, प्लस जो वेट ऑफ सॉइल वहां पे लग रही है, ये तीनों जो फुटिंग लेवल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। एक तो ये प्रेशर हो गया, दूसरा आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है सॉइल से, क्या, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। आपको मैक्सिमम इतना रेजिस्टेंस मिल सकता है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो मैं हमेशा जब भी डिजाइन करूंगा मैं हमेशा यही चेक करूंगा कि ये जो प्रेशर मिल रहा है ना, इसको मैं कहूंगा ग्रॉस प्रेशर, WG। ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रॉस प्रेशर। ग्रॉस प्रेशर क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल सभी लोडिंग को यहाँ पे कंबाइन कर लिया गया है और उसके कारण प्रेशर को यहाँ पे निकाला जा रहा है। सो दिस पर्टिकुलर प्रेशर वैल्यू इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रेशर। तो मेरा हमेशा ये क्राइटेरिया होता है, एक चेक हम लगाते हैं always check that कि this gross pressure value WG should be less than safe bearing capacity of soil, less than equal to safe bearing capacity of soil. What is WG? WG is your gross pressure. अब ये ग्रॉस प्रेशर को हम निकालेंगे कैसे? ग्रॉस प्रेशर विल बी इक्वल टू टोटल लोड divided by the plan area of footing. ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे इस ग्रॉस प्रेशर को। तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो अगर ये मेथड को यूज करके हम निकालेंगे तो लेट्स सपोज द प्लान एरिया ऑफ फुटिंग इज A, जो कि हमने वहां पे ऊपर लिखा हुआ है। सो ग्रॉस प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट? ग्रॉस प्रेशर विल बी इक्वल टू P प्लस वेट ऑफ सॉइल प्लस weight of footing divided by the plan area A. So this will be the magnitude of gross pressure which will be in form of kilonewton per mm square या फिर न्यूटन पर mm square या फिर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइक दिस। और ये जो सिग्मा SBC सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इसकी जो वैल्यू होगी ये भी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस फॉर्मेट में ही होगी। अब बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन है कि वाई वी आर नॉट फैक्टरिंग दिस पर्टिकुलर लोड, मतलब ये P में 1.5 क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को रहता है। तो देखिए, हम यहाँ पे जो प्लान एरिया कैलकुलेट करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर चेक कि ग्रॉस प्रेशर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल। तो मैं ये ग्रॉस प्रेशर को इक्वेट कर दूंगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग और मैं कैलकुलेट करूंगा ये पर्टिकुलर एरिया का वैल्यू। और ये जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है ये कहाँ से मिलती है? ये मिलती है हमें सॉइल टेस्टिंग से। वी गेट फ्रॉम सॉइल टेस्टिंग। जो जियोटेक्निकल इंजीनियर होते हैं दे प्रोवाइड अस दिस पर्टिकुलर वैल्यू, और उनको वहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड या वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। वो बस टेस्टिंग करते हैं एंड दे कैलकुलेट दी सेफ बियरिंग कैपेसिटी वैल्यू एंड प्रोवाइड यू। And we are going to calculate this plan area using this particular value of soil only. ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो इसमें चूंकि उन्होंने कोई LSM वगैरह इन सब चीजों को, मेथडोलॉजी को कंसिडर ही नहीं किया था, सो वी आर ऑल्सो नॉट कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर मेथड्स, डिजाइन मेथड लाइक LSM और WSM और प्लास्टिक एनालिसिस मेथड, हम भी मेथड को कंसिडर नहीं करेंगे। और जस्ट बेस्ड ऑन वर्किंग लोड, क्योंकि ये चीज़ों को कैलकुलेट किया उन्होंने, जो जियोटेक्निकल इंजीनियर थे उन्होंने इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग लोड्स ओनली। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू इक्वेट एवरीथिंग करस्पॉन्डिंग टू वर्किंग लोड ओनली। समझ गए बात को? क्योंकि SBC इज नॉट फैक्टर्ड, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज, इट इज नॉट फैक्टर्ड, ठीक है। इसको LSM WSM इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि वो जियोटेक्निकल इंजीनियर आपको प्रोवाइड करता है।
ये चीज तो हमारा प्रॉब्लम है, आरसीसी का प्रॉब्लम है कि आरसीसी को डिजाइन करते वक्त हम एक मेथड को यूज करके डिजाइन करते हैं, ठीक है, नॉट इन सॉइल। सो इसलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर वैल्यू को वर्किंग लोड पर ही दे दिया है। तो हम भी जो कैलकुलेशन करेंगे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑन वर्किंग लोड्स ओनली, ठीक है। अभी ये प्लान एरिया निकालते वक्त जब हम डिजाइन करेंगे, ऑब्वियसली व्हाइल डिजाइनिंग वी विल कैलकुलेट द फैक्टर लोडिंग। इट्स ओके, डिजाइन करते वक्त हम फैक्टर के लिए ही डिजाइन करेंगे क्योंकि वो तो हमारा डिजाइन पार्ट हो गया। वी आर गोइंग टू यूज अ प्रॉपर मेथड व्हाइल डिजाइनिंग लाइक लिमिट स्टेट मेथड जो हम अभी सीखने वाले हैं। बट फॉर कैलकुलेटिंग प्लान एरिया वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग लोड ओनली। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एसबीसी का वैल्यू जो होता है इट इज नॉट फैक्टर्ड, सिंपल सी बात, और कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए बात समझिए, तो ये चलो ये P तो तुमको स्ट्रक्चर एनालिसिस से मिल जाएगा आपको P, ठीक है, P यू आर गेटिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर एनालिसिस, बट फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर टू वैल्यू WS एंड WF। क्वेश्चंस में क्या होता है, WS एंड WF नहीं दिया होता है, ऑब्वियसली वो नहीं देंगे आपको, क्वेश्चन में WS एंड WF नहीं देंगे, तो क्या हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? एज ए इंजीनियर वी शुड कंसिडर इट। सो अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि प्लीज अवॉइड, कि आपको अवॉइड करना है ये WS प्लस WF को, तो ही अवॉइड करिए। अगर क्वेश्चन में अवॉइड करने के लिए नहीं बोला गया देन इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज मैंडेटरी दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो हम कितना कितना कंसिडर करेंगे? तो देखिए एक जनरल थंब रूल है, थंब रूल इज व्हाट, this W soil, weight of this soil is considered as 10% of this working load P। ये weight of the soil को हम 10%, जो बैकफिल सॉइल का weight होता है इसको 10% of this working load P हम कंसिडर करते हैं, प्लस ये जो weight of footing है इसका एक रेंज है, इसका जनरली रेंज है 10 to 20% के बीच में आप weight of the footing को कंसिडर कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर मैं बोलूँ आप मैक्सिमम वैल्यू को ही कंसिडर करिए 20% ऑफ दिस वर्किंग लोड, ठीक है, आप ऐसा कंसिडर करके ये प्लान एरिया को डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट अस कंसिडर 15 और 20%, एक राउंड फिगर के लिए हम 20% कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैं रेंज लिखवा देता हूं आपको 10 to 20% ऑफ वर्किंग लोड P, ठीक है। बट हम न्यूमेरिकल को मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त, एक्चुअल डिजाइन करते वक्त हायर वैल्यू को चूज करेंगे। वी विल कंसिडर 20%, नहीं तो हो सकता है आपका डिजाइन फेल हो जाएगा चल के। We will consider this higher value, ठीक है, we will consider the 20% of P and corresponding to that we are going to design it। So अब मेरे को बताइए ये जो ग्रॉस लोड है या फिर ये टोटल लोड है, दिस ग्रॉस लोड या टोटल लोड ये कितना हो गया? P प्लस 0.1 P प्लस 0.2 P, तो कितना हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 1.3 P, तो 1.3 P डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। सो आगे लिखता हूं, इतना लिखिए, इसके आगे लिखते हैं। सो ग्रॉस प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया? मैं ऐसे लिख सकता हूं P प्लस 0.1 P, 10% है ना, तो 0.1 P प्लस 20% कंसिडर कर लेते हैं, तो 0.2 P किसको? वेट ऑफ फाउंडेशन को, डिवाइडेड बाय द प्लान एरिया A, डिवाइडेड बाय व्हाट? द प्लान एरिया A। सो this must be less than equal to what? Safe bearing capacity of soil, SBC, or QS or Q0, any value you can get in different questions, different books, okay। और ये ग्रॉस प्रेशर को हम लिख रहे हैं स्मॉल WG, इसको क्या लिख रहा हूं? स्मॉल WG। लोडिंग को मैंने लिखा कैपिटल WG, ठीक है, और ये प्रेशर वगैरह को लिखा मैंने स्मॉल WG, ठीक है। तो इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से आपको ये मालूम हो जाएगा कि एरिया मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? P प्लस 0.1 P प्लस 0.2 P डिवाइडेड बाई SBC, है ना। तो आप सिंपली इस लोडिंग को, ग्रॉस लोड को, दिस इज योर ग्रॉस लोड वैल्यू, और ये ग्रॉस लोड जो प्रेशर लगा रहा है एट फुटिंग लेवल उसको हम कह रहे हैं ग्रॉस प्रेशर, ठीक है। और बस आई हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट दैट दिस पर्टिकुलर ग्रॉस प्रेशर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल, ओके। सो आप एरिया यहां से कैलकुलेट करेंगे, एरिया मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, है ना, ग्रॉस लोड डिवाइडेड अपॉन
SBC। अब देखिए यहाँ से जो भी आपका एरिया कैलकुलेट होके आएगा, जो भी एरिया कैलकुलेट होके आया, फॉर एग्जांपल आप जब ग्रेटर देन, अभी तो भूल जाओ, अभी तो आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो बाय इक्वेटिंग कैलकुलेट करोगे, है ना। तो एरिया को इक्वेट करोगे, एरिया इक्वल टू इतना, तो वहां से एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू। सो व्हाट वी विल डू इज, यहां से जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सपोज इसको मैं लिखता हूं एरिया कैलकुलेटेड, एरिया कैलकुलेटेड, ठीक है। और जो हम प्रोवाइड करेंगे वो थोड़ा हायर प्रोवाइड कर देंगे, ओके। और लेट्स सपोज, और एक पैरामीटर आपको मैं कह रहा हूं उसको एरिया प्रोवाइडेड, एरिया प्रोवाइडेड। तो रिलेशनशिप क्या होना चाहिए कि एरिया प्रोवाइडेड, ठीक है, एरिया P मस्ट बी ग्रेटर देन एरिया C। उसका रीजन क्या है, देखो, क्योंकि हमको ये लॉजिक तो सेटिस्फाई करना ही करना है ना, कौन सा, कि ग्रॉस प्रेशर WG मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू योर सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल। तो सोचिए, जब एरिया प्रोवाइडेड हम तो बढ़ा देंगे, एरिया प्रोवाइडेड जब हम बढ़ा देंगे तो ये ग्रॉस प्रेशर आपका कम होगा, तो कम होके ऑटोमेटिकली इट विल बी सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो जैसे कि मान लो एरिया तुम्हारा कैलकुलेट किया आपने, एरिया आ गया 9.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यू आर गोइंग टू, यू आर कैलकुलेटेड एंड यू आर गेटिंग 9.8 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। तो लेट्स सपोज, लेट्स प्रोवाइड ए राउंड फिगर एरिया 10 मीटर स्क्वायर एरिया, तो बढ़ गया एरिया, आपने बढ़ा के प्रोवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ही होना है। समझ गए बात को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज द कैलकुलेशन टेक्निक फॉर द एरिया ऑफ द फुटिंग, प्लान एरिया ऑफ द फुटिंग। अब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा शेप, रेक्टेंगुलर डिजाइन करना है ना स्क्वायर डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है, आपको क्वेश्चन में शेप दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे वहां पे, जब स्क्वायर अगर प्रोवाइड कर दिया, स्क्वायर बोल दिया, तो स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों डायमेंशन इक्वल होंगे, क्योंकि ये तो प्लान एरिया निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों डायमेंशन इक्वल होगा, हम वहां से एक लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर दिया है तो एक डायमेंशन हमको एज्यूम करना होगा, या फिर अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वी हैव टू एज्यूम वन पर्टिकुलर डायमेंशन। लेट्स सपोज लेंथ जो भी है उसको रहने दीजिए, आप विड्थ ऑफ द फुटिंग को एज्यूम कर लीजिए। ये जनरली हम 2.5 से 3 मीटर, एक राउंड फिगर मान के चलो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, अगर रेक्टेंगुलर दिया हुआ है तो इफ दिस इज रेक्टेंगुलर देन एज्यूम width of the footing as 3 to 4 मीटर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। आप इतना width को एज्यूम करके लेंथ को कैलकुलेट करिए, लेंथ ऑफ द फुटिंग। आफ्टर देन यू कैलकुलेट द प्लान एरिया, मतलब जो भी लेंथ विड्थ आ जाएगा हम उसको राउंडिंग करके प्रोवाइड कर देंगे। समझ गए बात को। जनरली क्वेश्चंस में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आप 3 to 4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम करके निकाल दो रेक्टेंगुलर के केस में। और फिर सर्कुलर फुटिंग भी होता है, फुटिंग आपका सर्कुलर भी होता है, तो वहां से आपको डायामीटर पता चल जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट सर्कुलर फुटिंग के लिए भी, अगर डाया निकालनी है तो बाय यूजिंग दिस, यहां तक एरिया निकालिए, उसके बाद π/4 d स्क्वायर से इक्वेट करके दिस पर्टिकुलर एरिया को, कौन सा एरिया को, जो एरिया आप प्रोवाइड करोगे उस पर्टिकुलर एरिया को इक्वेट करना, एरिया कैलकुलेटेड को नहीं, एरिया प्रोवाइडेड को, ठीक है। जो भी आप एरिया, क्योंकि ये डिजाइन प्रॉब्लम जो भी होगा ये कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा, ओके। तो आप एरिया कैलकुलेटेड भी कर सकते हो, लेकिन यही चीज ये चेक लगाने के लिए बोला मैंने, आप लिखने में वहाँ पे डेसिमल में प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही प्रोवाइड कर दो। डेसिमल में भी प्रॉब्लम होगा अगर लिखने में वैल्यू को, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ गए बात को। और थोड़ा डायमेंशन इधर उधर कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कर देंगे तो अनइकोनॉमिकल डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जो ज्यादा एरिया प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही फुटिंग है, नंबर ऑफ फुटिंग होंगे, तो नंबर ऑफ फुटिंग में कॉन्क्रीट वॉल्यूम हो सकता है 3-4 बस्ता, 3-4 बैग क्या, उससे ज्यादा ही, है ना, 15-20 बैग ऑफ सीमेंट आपका ये एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड करने में निकल गया, तो अनइकोनॉमिकल हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचाया जा सकता है, ओके। तो उतना ज्यादा भी प्रोवाइड मत कर दीजिए, जस्ट नियर अबाउट राउंडिंग करिए, ठीक है, चीजें सही रहेंगी। मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। अब देखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, नेट प्रेशर फ्रॉम सॉइल, इसको हम डब्ल्यू नेट लिखते हैं। और ये होती क्या है, सुनिएगा अच्छे से ध्यान से। देखिए, ये मान लीजिए आपका एक फुटिंग, दिस इज योर फुटिंग, ये उसका हम क्रॉस सेक्शन आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। इस फुटिंग, ये कॉलम को रेस्ट कर रहा होगा, मतलब इसके ऊपर एक कॉलम आ रही होगी, ठीक है, ये कॉलम का लोड आ रहा होगा। लेट्स सपोज दिस इज द पी वर्किंग लोड, है ना,
जो कि कॉलम के थ्रू से उस फुटिंग पे आ रही है। नाउ यहाँ पर मिट्टी वगैरह भी था, मैंने बोल रखा, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, अगर दिस इज योर ग्राउंड लेवल तो यहाँ पे सॉइल भी है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और उस सॉइल का वेट है लेट्स सपोज डब्ल्यू सॉइल, है ना, जो इस फुटिंग के ऊपर का जो मिट्टी है इस पर्टिकुलर पोर्शन में, इसका जो वेट है इट इज योर डब्ल्यू सॉइल, प्लस इस फुटिंग का भी अपना एक वजन है डब्ल्यू फुटिंग, डब्ल्यू एफ इसको लिखते हैं। तो ये जो कुल मिला के टोटल लोडिंग आ रही है ये तो सॉइल के ऊपर ही ट्रांसफर होना है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको मालूम है क्या कहता है, जो आप लोड लगाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको रिएक्शन मिलना है। तो यहाँ पे जो आपको रिएक्शन मिलेगा फुटिंग के नीचे जो सॉइल है उसके थ्रू से वो रिएक्शन मिलता है, ठीक है। फुटिंग के नीचे जो सॉइल है इसके थ्रू से ये आपको रिएक्शन यहाँ पे मिलता है। इस तरह से कुछ अपवर्ड वे में रिएक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि आप एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे लगा रहे हो, है ना, सॉइल के ऊपर लगा रहे हो, तो इसी के करस्पॉन्डिंग आपको रिएक्शन भी मिलता है, सॉइल से मिलता है, ठीक है। जो भी लोड आपने लगाया है उसके करस्पॉन्डिंग का रिएक्शन आपको सॉइल के थ्रू से मिल रहा है, और ये जो रिएक्शन आपको सॉइल से मिल रहा है ये मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम सेफ बियरिंग कैपेसिटी के बराबर मिल सकता है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सॉइल का क्षमता ही इससे ज्यादा नहीं है, समझ रहे हैं। इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा सॉइल का ही कैपेसिटी नहीं है, सॉइल का ही क्षमता नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम आपको यहां तक रिएक्शन मिल सकता है। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन जब तुम लोड लगा रहे हो सकता है कि ये जो ऊपर से जो प्रेशर आ रही है, ये जो प्रेशर आ रही है टोटल ऊपर से, मतलब कॉलम में जो लोड है उसके कारण प्लस वेट ऑफ सॉइल के कारण, वेट ऑफ फुटिंग के कारण, ये हो सकता है कि ये एसबीसी के वैल्यू से बहुत कम आ रही है। तो जितना आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग का प्रेशर सॉइल लगाएगा, जितना आ रही है उसी के करस्पॉन्डिंग का प्रेशर सॉइल लगाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब सुनो मेरा दूसरा बात मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो फुटिंग यहाँ पे बेंड करेगा, ठीक है, ये जो फुटिंग यहाँ पे बेंड करेगा वो किस तरह से बेंड करेगा। देखिए यहाँ पे मेन चीज क्या होता है, ये मान लो ये आपका फुटिंग है, दिस इज योर फुटिंग, ये कॉलम है, दिस इज योर कॉलम। तब कॉलम जब लोड लगाएगा, दबा रहा है, तो नीचे से यहाँ पे सॉइल है, ये मेरा हाथ जो है ना, ये इसका मानो सॉइल का एक्शन कि ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है। फुटिंग ने लोड ट्रांसमिट किया, सॉरी, कॉलम के थ्रू से लोड आया फुटिंग के ऊपर, और फुटिंग ने सॉइल के ऊपर लोड को ट्रांसमिट किया, है ना, तो सॉइल ने भी ऊपर प्रेशर लगा दिया। तो फुटिंग कैसा बेंड कर रहा है, इस तरह से, सीधा था, फुटिंग अब इस तरह से बेंड कर रहा है, वो सॉइल के प्रेशर के कारण। समझ में आ रहा है। आप किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे फुटिंग का दो स्पैन होगा, एक ये वाला लेंथ आपको दिख रहा है प्लस ये एक चौड़ाई, ठीक है। इस डायरेक्शन में ऐसे अगर बेंड करेगा तो चौड़ाई के डायरेक्शन में ऐसे बेंड करेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अपवर्ड बेंडिंग होगी, इस तरह से बेंड करेगा फुटिंग, इस तरह से फुटिंग का बेंडिंग होता है, इस तरह से यूं होती है फुटिंग की बेंडिंग। जो प्रेशर नीचे से सॉइल लगा रहा है फुटिंग के बेस के ऊपर, उस प्रेशर के कारण फुटिंग आपका बेंड करेगा। समझ में आ रहा बात। तो ये कितना प्रेशर के कारण बेंड करेगा, एक्चुअली में जितना प्रेशर के कारण बेंड करेगा, जो एक्चुअली में इन्वॉल्व है, उसी के कारण हमको फुटिंग में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। क्योंकि इस तरह से जब बेंडिंग होगा, बेंडिंग के कारण टेंशन आएगी, ठीक है। बेंडिंग के कारण जब टेंशन आएगी तो उस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए हमको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो ये कितना प्रेशर के लिए बेंडिंग होता है, कितना प्रेशर के कारण बेंडिंग होता है, इसी प्रेशर को हम कहते हैं नेट प्रेशर, डब्ल्यू नेट। अब जरा देखो, जरा गौर से देखो, ये जो है, मतलब ये जो सॉइल है इसका जो वेट है, ये जो सॉइल है इसका जो वेट है, ये तो डाउनवर्ड लग रही है पूरे फुटिंग के बेस के ऊपर। इसका जो प्रेशर है ये डाउनवर्ड लग रहा है पूरे फुटिंग के बेस के ऊपर, ठीक है। इसके कारण बेंडिंग नहीं होगा। प्लस ये जो वेट ऑफ फुटिंग है ये भी ग्रेविटी के डायरेक्शन में एक्ट कर रही है पूरे फुटिंग के ऊपर, तो इसके कारण भी बेंडिंग नहीं होगा। क्योंकि बेंडिंग इस तरह से होना है, इस तरह से होगा, लेकिन ये जो लोड है, ये सॉइल का लोड प्लस ये वेट ऑफ फुटिंग, ये फुटिंग को नीचे इस डायरेक्शन में दबा रहे हैं, ये बेंड होने से रोक रहे हैं। समझ में आ रहा है। ये जो लोड्स है, वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ फुटिंग, ये फुटिंग के बेंडिंग को रोक रहे हैं। तो वो चीज तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे ना जब हम डिजाइन करेंगे फुटिंग में रिइंफोर्समेंट का। तो इसमें
वेट ऑफ सॉइल को, उसके कारण जो प्रेशर है, प्लस वेट ऑफ फुटिंग, इसके कारण जो प्रेशर है, इस चीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि एक्चुअली मेरे को सॉइल से कितना प्रेशर मिल रहा है, इन एक्चुअल सॉइल से मेरे को कितना प्रेशर मिल रहा है, और उसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आई एम गोइंग टू डिजाइन द फुटिंग, क्योंकि उसी पर्टिकुलर प्रेशर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपका फुटिंग बेंड होगा। समझ गए बात को? और उसी प्रेशर को हम कहते हैं नेट प्रेशर। अब ये नेट प्रेशर कैसे हम निकालेंगे? डब्ल्यू नेट इक्वल टू ग्रॉस प्रेशर जो आपने निकाला था WG, उसमें से हम क्या घटा देंगे? उसमें से हम घटा देंगे W ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई व्हाट? W ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई द प्लान एरिया ऑफ फुटिंग माइनस वेट ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाई प्लान एरिया ऑफ फुटिंग। इतना का प्रेशर हम डिक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। सो दिस विल बी योर डब्ल्यू नेट। ये कैलकुलेट किया जाएगा। यही प्रेशर के कारण एक्चुअली फुटिंग बेंड होता है, तो इसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, ये डब्ल्यू नेट प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हमें फुटिंग डिजाइन करनी है, बेंडिंग के लिए डिजाइन करनी है, रिइंफोर्समेंट हम इसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग प्रोवाइड करेंगे। अब एलएसएम का थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होगा। अब एलएसएम का थ्योरी अप्लाई होगा, कहने का मतलब है अब हम जब डिजाइन करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे इस डब्ल्यू नेट के साथ। डब्ल्यू नेट अल्टीमेट को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एलएसएम थ्योरी। 1.5 मल्टीप्लाई करने के बाद डब्ल्यू नेट अल्टीमेट कैलकुलेट करेंगे, एंड यूजिंग दैट पर्टिकुलर डब्ल्यू नेट अल्टीमेट वैल्यू आई एम गोइंग टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर फुटिंग। समझ के बात को? अब यहाँ पे एलएसएम थ्योरी अप्लाई होगा, तो ये बात आप लिख लीजिए। तो नेट प्रेशर फ्रॉम सॉइल जो है वो होगा इतना, इस तरह से, और इसका सिंपल सी बेसिक मतलब है वो प्रेशर जो एक्चुअली जिसके कारण फुटिंग बेंड कर रही है, हम उसी के करस्पॉन्डिंग हम फुटिंग को डिजाइन करेंगे, जिसमें कि आपका वेट ऑफ सॉइल एंड वेट ऑफ फुटिंग बिल्कुल नहीं आता। देखो ना भाई, फिर से एक बार देखो कॉपी में, ये देखो ये कैलकुलेटर है, ये मान लो फुटिंग है, ये कॉलम के थ्रू से जो लोड आ रही है, इसी लोड के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आपको बेस से मिलेगा ना, ये इसी के कारण कहीं ना कहीं फुटिंग आपका बेंड कर रहा है। क्यों? इसके अगल बगल देखो, इस तरह से बेंड हो गया मान लो, तो इस वेट ऑफ फुटिंग तो चारों बगल एक्ट कर रहा है, तो ये तो फुटिंग को सीधा करने का कोशिश करेगा, प्लस इसके ऊपर जो यहाँ पे मिट्टी है वो वजन लगा रही है फुटिंग पे सीधा करने के लिए, यहाँ पे जो मिट्टी है वो भी वजन लगा रही है फुटिंग पे ऐसे सीधा करने के लिए, तो उसके वो तो मतलब काउंटर एक्टिंग फोर्सेस हो गए। वो बेंडिंग नहीं कर रहे हैं, वो काउंटरैक्ट कर रहे हैं बेंडिंग को रोक रहे हैं। तो बेसिकली बेंडिंग जो होगी वो इस लोडिंग के कारण होगी। ठीक है, ये जो P वर्किंग लोड था, यहाँ पे वर्किंग लोड था, ये P, ओके, ये वर्किंग लोड था, तो वर्किंग लोड को ही यूज करके P/A हमने नेट प्रेशर कैलकुलेट किया, नेट प्रेशर फ्रॉम द सॉइल, इसको हम डब्ल्यू नेट कहेंगे। अब इस नेट प्रेशर को हम फैक्टर करेंगे बाई 1.5 मल्टीप्लाइंग 1.5, बाई यूजिंग दैट पर्टिकुलर फैक्टर वैल्यू वी आर गोइंग टू डिजाइन द कंप्लीट फुटिंग। हम अब जो भी चेक करेंगे, बेंडिंग चेक करेंगे, वन वे शियर चेक करेंगे, टू वे शियर चेक करेंगे, उसमें ये 1.5 इंटू डब्ल्यू नेट ही हमारा काम करेगा, मतलब डब्ल्यू नेट अल्टीमेट। समझ गए बात को? सर डब्ल्यू नेट और W0, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो दोनों में से कोई भी एक नोटेशन आप एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू नेट लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि W0 लिखेंगे फिर ब्रैकेट में आपको नेट आपको लिखना होगा, तो उससे अच्छा है डब्ल्यू नेट ही लिख दीजिए, तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा तुरंत। तो आप दोनों में से कोई भी नोटेशन कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं, बहुत सारी किताब में दोनों में से कोई भी एक नोटेशन दिया गया है, तो आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डब्ल्यू क्रॉस माइनस क्या करना हमको, वेट ऑफ सॉइल बाई A माइनस वेट ऑफ फुटिंग बाई A, ये करेंगे। तो इसको जरा एक्सप्रेस करिए, ये क्या था, P/A माइनस WS बाई A माइनस WF बाई A, ठीक है, प्लस इसमें से हमको घटानी है ना, तो घटानी है तो ये प्लस हो जाएगा जब फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, WS बाई A प्लस WF बाई A, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये कैंसल, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो बचा क्या, P/A। समझ गए? दिस इज योर डब्ल्यू नेट और डब्ल्यू नॉट, जो भी आप कहें। जो कॉलम पे वर्किंग लोड है उसी के कारण आपका बेंडिंग आएगा, और इसके लिए फॉर दिस वैल्यू ऑफ प्रेशर footing is designed, ठीक है। अब डिजाइन जब करेंगे
तो LSM थ्योरी को यूज करेंगे. सो यूजिंग LSM थ्योरी हम क्या करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, W नेट अल्टीमेट, WNU आप ऐसे लिख लीजिए, W नेट अल्टीमेट और WN नॉट. ठीक है, सॉरी WU नॉट, N नॉट नहीं, U नॉट ना, W नेट अल्टीमेट, WO नॉट ऐसा, या फिर WNU. तो ये क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स 1.5 इंटू W नेट, मतलब 1.5 इंटू WN और W नॉट, जो भी समझ गए. तो LSM थ्योरी जब हम अप्लाई करेंगे तो हम ये कैलकुलेट करेंगे एंड इसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हम पूरा का पूरा फुटिंग को फिर डिजाइन करेंगे. समझ गए बात को. तो देखिए अब ये आप बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, क्या सर ये जो W नेट अल्टीमेट या W ये जो है ये मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, क्या ये ग्रॉस प्रेशर से कम है, सॉरी ग्रॉस प्रेशर बोल रहा हूँ, सेफ बियरिंग कैपेसिटी से कम है? ऑब्वियसली कम होगा ना. जब हम ग्रॉस प्रेशर को ही चेक लगा दिए ग्रॉस प्रेशर के ऊपर कि ग्रॉस प्रेशर जो है वही कम होना चाहिए, तो ये भी तो ऑटोमेटिकली कम होगा और इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम फुटिंग को डिजाइन कर देंगे. यहाँ पे अब डिजाइनिंग की बात चल रही है, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम फुटिंग को डिजाइन कर देंगे. ठीक है, तो जो भी लोड वगैरह आएगा उसको फुटिंग आपका रजिस्ट कर पाएगा, स्ट्रेंथ उसकी काफी बढ़ेगी क्योंकि हमने 1.5 मतलब केवल एक टाइम के लिए नहीं, हमने 1.5 गुना के लिए डिजाइन किया, मतलब फुटिंग को काफी स्ट्रांग बना देंगे, है ना. तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से इसके आगे लिखिएगा यूजिंग LSM थ्योरी जो मैंने लिखा, इसी को आगे यहाँ पे कंटिन्यू करके लिख सकते हैं कि W नेट अल्टीमेट, WNU और W0 अल्टीमेट इज इक्वल टू क्या 1.5 टाइम्स P/A. LSM थ्योरी के अंदर, LSM थ्योरी. ठीक है, ओके. तो जो भी P है P/A आप लिखोगे, उसी में 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नेट अल्टीमेट प्रेशर मिल जाएगा. एंड फॉर दिस नेट अल्टीमेट प्रेशर वी आर गोइंग टू डिजाइन. इसको आप वर्डिंग में लिखोगे तो क्या लिखोगे, नेट अल्टीमेट प्रेशर फ्रॉम सॉइल. LSM पे LSM लिमिट स्टेट मेथड है, अल्टीमेट सब कुछ अल्टीमेट पे चलता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम. नेट अल्टीमेट प्रेशर फ्रॉम सॉइल, ओके. सो दिस इज द थिंग. अभी क्या है, 2 दिन हम थोड़ा बिजी हो गए थे, ये क्लास हमने शुरू किया था अभी, लेकिन उसी दिन आपकी जो मैडम है हम प्रेग्नेंट थी एंड आई गॉट ए डॉटर. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड थैंक यू ऑल फॉर लव एंड सपोर्ट. सो लिख लीजिए इन सब बातों को कॉपी पे. अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सेफ बियरिंग कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं. ये सॉइल में बता रखा है हमने आपको, एक बार फिर से यहाँ पर भी बता देता हूँ. अच्छा, उससे पहले एक चीज और बताता हूँ, सुनो भाई. ये जो हम बेंडिंग के लिए डिजाइन करेंगे उसका जरा देखना, फुटिंग कैसा होता है. इस तरह से हम रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर फुटिंग को डिजाइन कर रहे हैं, समझिएगा. रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर फुटिंग को इस तरह से, ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस अभी फीलिंग रखो, समझना. देखो यहाँ पे कॉलम होता है, ठीक है, ये हो गया कॉलम मान लो. तो ये मान लो ये विड्थ ऑफ फुटिंग है, दिस इज योर लेंथ ऑफ फुटिंग. लेट्स सपोज कॉलम का ये जो डायमेंशन है A और इसको मैं कहता हूँ B. एक सेक्शन होती है क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग, मतलब वो सेक्शन जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा. तो यहाँ पे जनरली ये वाला जो सेक्शन होता है, जो जिसको हम कहते हैं फेस ऑफ कॉलम, ठीक है, ये वाला सेक्शन जो मिल रहा है एट फेस ऑफ कॉलम, ऐसे और भी होते हैं, मैं आपको क्रिटिकल सेक्शन के बारे में अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी एक समझते चलो, एक जस्ट कुछ समझा रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए. फेस ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे ये वाला एक फेस ऑफ कॉलम मिल रहा है, प्लस ये वाला आपको एक फेस ऑफ कॉलम मिल रहा है, प्लस ये वाला आपको एक फेस ऑफ कॉलम मिल रहा है, प्लस ये वाला आपको एक फेस ऑफ कॉलम मिल रहा है ना. तो दिस आर दी फेस ऑफ कॉलम. अभी फेस ऑफ कॉलम से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है इसको हम कहते हैं ओवरहैंग. ये हो गया ओवरहैंग, ठीक है. तो इधर एक ओवरहैंग, सिमिलरली इस तरफ एक ओवरहैंग, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक एक ओवरहैंग, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक एक ओवरहैंग, ऐसे बहुत सारे ओवरहैंग मिल रहे हैं. और जनरली ये होता है, देखिए जनरली ये होता है कि जैसे किसी एक डायरेक्शन में देख लो, ये मान लो x डायरेक्शन है और ये मान लो y डायरेक्शन है. लेट्स सपोज दिस इज x, दिस इज y.
तो एक्स डायरेक्शन में जो ओवरहैंग है, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ x1 xx या फिर x1 लिख लो, ये दोनों इक्वल होता है। इधर और उधर लेफ्ट राइट जो दोनों ओवरहैंग है जनरली हम इक्वल रखते हैं। सिमिलरली इसको लिख लो y1 तो ये ओवरहैंग भी इक्वल होता है। अब इतना बना रहा हूं तो इसको नोट में डाल ही देना, ठीक है, कंसेप्ट ही है। तो ये ओवरहैंग भी इक्वल होता है, ओके, मतलब ये यहाँ पे लिख लो इक्वल ओवरहैंग्स, इक्वल ओवरहैंग्स। अब देखिए जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कौन सा एक्शन देखो, यहाँ पे लग रहा है कैंटिलीवर एक्शन, मतलब ये जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग है वहां से लेके ये जो ओवरहैंग पार्ट है ये कैंटिलीवर जैसा नहीं लग रहा है। इमेजिन करिए, मतलब ये फुटिंग, इसका क्रॉस सेक्शन अगर बना के दिखाऊं, ये कॉलम और इस तरह से होगा ये फुटिंग, समझ में आ रहा बात। तो हमने क्या किया, हमने इसको एज ए क्रिटिकल सेक्शन एज्यूम कर रखा है। कौन सा, ये यहाँ पे ये हो गया फेस ऑफ कॉलम क्रिटिकल सेक्शन। तो ये क्रिटिकल सेक्शन, दिस इज अ क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग, और भी डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट कंडीशन, कोडल प्रोविजंस वगैरह बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। जस्ट अभी समझा रहा हूँ एक चीज की रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए कैंटिलीवर जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से नीचे से आपको एक यूडीएल है जो लग रही है, जिसके कारण बेंडिंग होगी इस तरह से अपवार्ड, मतलब ये कॉलम है, दिस इज योर कॉलम, तो ये क्रिटिकल सेक्शन, आप ये फेस ऑफ द कॉलम इज क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ से देखो इस तरह से बेंडिंग हो रहा है, तो लग रहा है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक एक कैंटिलीवर, इधर से इधर तक एक कैंटिलीवर, तो कैंटिलीवर एक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। और दोनों स्पैनिंग डायरेक्शन में, जैसे ये स्पैनिंग डायरेक्शन में ऐसे बेंडिंग प्लस ये स्पैनिंग डायरेक्शन में ऐसे बेंडिंग, मतलब ये स्पैनिंग डायरेक्शन में ऐसे बेंडिंग। तो यहाँ पे कॉलम है, तो यहाँ से यहाँ तक कैंटिलीवर एक, यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा कैंटिलीवर, तो यहाँ पे होती है आपकी कैंटिलीवर एक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज पूछा जाता है, कैंटिलीवर concept is used here, concept is used to calculate bending moment at critical section, at critical section। तो जैसे कि एक कैंटिलीवर है तो ये फिक्स्ड एंड हो गया, ठीक है, इस पे इस तरह से लोडिंग लग रही है जिस कारण से ऐसे बेंड होगा, ओके। इस तरह कैंटिलीवर है, लेकिन जो लोडिंग लग रही है उस पे कैसे लग रही है, नीचे से ऊपर लग रही है, ऊपर से नीचे नहीं लग रही है, और इस तरह से बेंड होने के कारण आपका क्या होगा, यहाँ पे जनरली आप देखते हैं कैंटिलीवर में हॉगिंग मूवमेंट होती है, मतलब टॉप फाइबर जो है ना वो टेंशन में चला जाता है और बॉटम फाइबर आपका कंप्रेशन में, सॉरी बॉटम फाइबर कंप्रेशन में, तो वो हॉगिंग मूवमेंट थी। लेकिन यहाँ पे लोडिंग ही कुछ ऐसा है कि जिस कारण से आपका टॉप फाइबर जो है ना वो आ रही है कंप्रेशन में, लेकिन बॉटम फाइबर आपका टेंशन में, तो ये चीज होती है क्या, सैगिंग, दिस इज योर सैगिंग मूवमेंट। मतलब यहाँ पे मूवमेंट है आपका पॉजिटिव, बेंडिंग मूवमेंट जो है इट विल बी पॉजिटिव, लेकिन हाँ कैंटिलीवर एक्शन के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। कैसे, मान लो ये नेट प्रेशर है आपका W0, ओके, तो कैंटिलीवर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे नेट प्रेशर है, ठीक है, तो इसको यूडीएल में कन्वर्ट करो, मान लो ये यूडीएल होता तो WL²/2, सो वी विल यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओनली। आगे चल के मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, तो यहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ये एल क्या होगा, दिस ओवरहैंग लेंथ, जैसे कि x1/2 ये ओवरहैंग लेंथ हो जाएगा। तो इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम यूज करके कैलकुलेट करेंगे। हम 1 मीटर का, यहाँ पर भी जो एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, 1 मीटर का पट्टी ले लेंगे, ठीक है, जैसा स्लैब में किया था, याद करो 1 मीटर विड्थ एक पट्टी ले लूंगा मैं, ये 1 मीटर ले लूंगा पट्टी, और इस पट्टी को मैं डिजाइन करूंगा, मतलब इस पट्टी को ऐसे बीम कंसिडर करके मैं डिजाइन करूंगा। तो देखो जरा एक चीज और सुनो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये जो एक्सिस है दिस इज योर 1 एक्सिस, ये वाला एक क्रिटिकल सेक्शन 1 एक्सिस, और इसको मैं एक क्रिटिकल सेक्शन 2 एक्सिस ले लेता हूँ। तो 1 एक्सिस के बाद जो मोमेंट आप कैलकुलेट करोगे वो आप इस तरह से मोमेंट लग रही है 1 एक्सिस के बाद आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, लेट्स सपोज ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, जो मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाला कौन सा, मतलब अबाउट 1 एक्सिस या फिर अबाउट एक्स डायरेक्शन, लेट्स सपोज हमने एक मोमेंट कैलकुलेट किया MUX, ठीक है, M अल्टीमेट x, ये जो मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग रीइंफोर्समेंट हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रीइंफोर्समेंट हम अलोंग x डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये बेंडिंग ऐसे हो रही है तो टेंशन नीचे जा रहा है,
तो हमको रिइंफोर्समेंट ऐसे थोड़ी ना, हमको अलोंग द लेंथ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है इस तरह से। तो रिइंफोर्समेंट कहने का मतलब है हम ऐसा, ये ग्रीन वाला देखो, ये ऐसे हम ऐसे ऐसे रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? सिमिलरली दूसरे 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 डायरेक्शन में, लेट्स सपोज ये वाला आपका एक स्ट्रिक था और 2 सेक्शन के अबाउट अगर बेंडिंग होगी, 2 सेक्शन के अबाउट, तो यहाँ पे जो आपको क्रॉस सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप रिइंफोर्समेंट जो डिजाइन करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे जो मूवमेंट निकल रहा है वो निकल रहा है MUY, जो रिइंफोर्समेंट डिजाइन करोगे उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे? हम इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, ऐसे, है ना। मतलब ये ग्रीन वाले जो प्रोवाइड किए हमने, वो प्रोवाइड किए ASTX, और ये Y वाला जो प्रोवाइड करेंगे इसको प्रोवाइड करेंगे ASTY। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। और देखो यहाँ पर डिजाइन करते वक्त जैसा हमने 2 वे स्लैब को डिजाइन किया था उससे थोड़ा अलग हम डिजाइन करते हैं। हाँ, हम दोनों डायरेक्शन में रिइंफोर्समेंट को कैलकुलेट करके प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन जैसा वहां पे किया था वैसा यहाँ पे नहीं करते। हम क्या करते हैं, जैसे हम सबसे पहले हम एक डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लेंगे बेंडिंग मोमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ये प्रोवाइड कर देने के बाद हमको भूल जाना है कि इस डायरेक्शन में हमने रिइंफोर्समेंट भी डाला है। अब हम दूसरे डायरेक्शन को सिमिलरली, जैसा पहला डायरेक्शन को डिजाइन किया था, दूसरे डायरेक्शन को भी सिमिलरली वैसे ही डिजाइन कर देंगे, मतलब रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड करने का तरीका होता है, वो तरीका आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एज बैंड एंड सेंट्रल बैंड वाली कॉन्सेप्ट चलती है, ठीक है, वो चीज मैं आगे चल के समझाऊंगा। तो मोटा मोटी ये सब थोड़ा सा आपको गौर करना होगा कि किस तरह से हम रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक वार्म अप डिस्कशन था ये वाला चीज। अभी आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा डायग्राम हम बहुत सारा बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, देखेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टर्म होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, QU, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसकी मेजरमेंट होती है। सॉइल मैकेनिक्स में बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से, एक बार बस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को निकालते हैं एट फाउंडेशन लेवल। एट फाउंडेशन लेवल कहने का मतलब क्या है कि ये देखो, ये इस तरह से ये फुटिंग है आपका, लेट्स सपोज, ओके, सॉरी फाउंडेशन लेवल कह दिया मैंने, फुटिंग लेवल। तो दिस इज योर फुटिंग लेवल, है कि नहीं, दिस इज योर फुटिंग लेवल। अब फुटिंग लेवल और यहाँ पे आपका मिट्टी भी है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक मिट्टी भरा हुआ है कि नहीं इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे डेप्थ में। लेट्स सपोज दिस इज योर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इसको हम कहते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल के नीचे है, बिलो GL, इसको हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कहते हैं। यहाँ पे आपका सॉइल भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉइल भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं, मतलब ये, अब हम इस पर्टिकुलर फुटिंग के ऊपर अब हम लगाएंगे लोड, P लोड लगाते चलते हैं। प्लेट लोड टेस्ट वगैरह मालूम है, ठीक है। तो P लोड लगाते चलेंगे, लोड लगाते चलेंगे, लोड लगाते चलेंगे, बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लोड लगाओगे, अगेन न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो हमने आपको बता रखा था, फुटिंग के थ्रू से लोड सॉइल में ट्रांसफर होना है, ये लोड सॉइल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। जो भी सॉइल के ऊपर ये फुटिंग है, तो ये लोड क्या होगा, सॉइल में ट्रांसफर होगा। तो सॉइल भी आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नीचे से प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नीचे से प्रोवाइड करता हुआ मिलेगा, ऐसे प्रोवाइड करता हुआ मिलेगा, प्रोवाइड कर रहा है कर रहा है कर रहा है। तो लोड लगाते चल रहे हो सॉइल के ऊपर, ठीक है, फुटिंग के माध्यम से ये P लोड अब बढ़ाते हुए चल रहे हैं, बढ़ाते हुए चल रहे हैं, सॉइल भी रिएक्शन दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका, अच्छा मेरे को ये बताओ, यहाँ पर जो अभी फुटिंग के ऊपर जो प्रेशर लग रही है, मतलब फुटिंग के बेस के थ्रू से सॉइल के ऊपर जो प्रेशर लग रही है, क्या इसमें वेट ऑफ सॉइल और ये वेट ऑफ फुटिंग ये तो कांस्टेंट है, दिस टू थिंग्स आर कांस्टेंट। ये तो लग रहा है, तो लग रहा है, दिस टू थिंग्स आर कांस्टेंट, है कि नहीं, ये लग रहा है, दिस टू थिंग्स आर कांस्टेंट, इसमें हम कोई किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये P लोड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इनके वैल्यूज को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, दिस आर दी कांस्टेंट टर्म्स, हम P लोड को बढ़ा रहे हैं। तो P लोड को बढ़ाने से क्या हो रहा है, आपका प्रतिक्रिया मिल रहा है सॉइल से, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, एक इंस्टेंट आएगा जब ये जो ग्रॉस प्रेशर लग रही होगी, ग्रॉस प्रेशर कहने का मतलब है कौन सा प्रेशर, P लोड डिवाइडेड बाय दिस प्लान एरिया ऑफ द फुटिंग, वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय द प्लान एरिया ऑफ फुटिंग, प्लस वेट ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाय द प्लान एरिया ऑफ फुटिंग। ये जो ग्रॉस प्रेशर लग रही होगी एक पर्टिकुलर स्टेट के करस्पॉन्डिंग, उससे ज्यादा का प्रेशर आप लगा नहीं सकते। क्यों? उसके नीचे का जो मिट्टी है ना, जिस मिट्टी पे आप प्रेशर लगा रहे थे, वो हो गई होगी शियर में फिल,
ठीक है, उसमें शियर फेलियर हो गई होगी, मतलब मिट्टी आपका स्लाइड कर गया होगा, क्रैक कर गया होगा, धस गया होगा 45 डिग्री के एंगल पे। अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरह का फेलियर होता है, जो कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो हमने एक्सप्लेन किया है सॉइल मैकेनिक्स में, उसमें कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। तो चीजें समझ में आई। तो इसको हम कहते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इस चीज को कहा जाता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ द फुटिंग विदाउट शियर फेलियर। समझ में आया बात। अब अब हम क्या करेंगे, ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। सेकेंड टर्म इज योर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। हमने सबसे पहले ये टेस्टिंग किया, सबसे पहले हमने ये टेस्टिंग किया, इसके बाद हम कैलकुलेशंस करते हैं बस। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। तो सेकेंड हम निकालेंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी, इसको मैं लिखूंगा क्यू एन यू। ठीक है, ये भी किलो क्यू एन यू, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका वेट ऑफ सॉइल एंड वेट ऑफ फाउंडेशन था उसको रिमूव कर देते हैं, और हम केवल ये देखते हैं कि मतलब ये सॉइल कितना प्रेशर लगा रहा है। समझ आ रहा है, मतलब वेट ऑफ सॉइल और वेट ऑफ फाउंडेशन जो फाउंडेशन के ऊपर में था उस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं क्यू नेट अल्टीमेट। ठीक है, इसमें आपका जो भी अल्टीमेट था इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ soil above footing level, soil above footing level and depth of and weight of footing and weight of footing, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूं, जब हम सॉइल मैकेनिक्स में एनालिसिस करते थे तो बहुत सारे वहां पे थ्योरी आए, साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने ये वेट ऑफ फुटिंग को नेग्लेक्ट करके एजम्पशन लिया था, नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द फुटिंग, और सारा कैलकुलेशंस उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्यू नेट अल्टीमेट अकॉर्डिंग टू सॉइल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम सॉइल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे तरजागी थ्योरी वगैरह दिए थे उन्होंने, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अल्टीमेट इक्वल टू सॉरी क्यू नेट अल्टीमेट इक्वल टू क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ। हम कब केवल गामा गामा ऑफ सॉइल, जो भी सॉइल है उसका जो बल्क डेंसिटी है वो इंटू डी एफ डेप्थ ऑफ फुटिंग, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब ये गामा हो सकता है वो जो सॉइल है सबमर्ज्ड कंडीशन में है, ड्राई कंडीशन में है, एनी पर्टिकुलर कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू दैट हम ये गामा का वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करना सिखाया आपको बियरिंग कैपेसिटी का सॉइल में, है ना। तो दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज द फॉर्मूला। ये हो गया सेकेंड पैरामीटर। तीसरा, अब हम क्या करेंगे, जब हम केवल यहाँ पे ये नेट अल्टीमेट मतलब हम केवल सॉइल का निकाल रहे हैं ना, है ना, केवल सॉइल का, मतलब हम इग्नोर कर रहे हैं ये वेट ऑफ सॉइल एबव फाउंडेशन जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, प्लस हम वेट ऑफ फुटिंग भी इग्नोर कर रहे हैं। मतलब हम केवल कितना लोड लगा सकते हैं, कितना लोड एक्सटर्नली लगा सकते हैं, इस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इस पर्टिकुलर वैल्यू को, नेट अल्टीमेट को डिवाइड करेंगे और हम नेट सेफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। नेट सेफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अब हम ये निकालेंगे। इसको मैं लिखता हूं क्यू एन यू एस। ठीक है, ये क्या होगा, क्यू एन यू जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपने निकाला, इसी में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, 2 से 3 जनरली हम यूज करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस चीज से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल जाएगा नेट सेफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब नेट सेफ निकालने के बाद हम निकालेंगे सेफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, जो कि कुछ नहीं, वही आपका ये होता है एसबीसी। ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी या फिर सेफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो हम निकालेंगे फोर्थ पैरामीटर सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जिसको हम एसबीसी कहते हैं, एसबीसी या फिर क्यूएस। ठीक है, सिंपली। तो ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्यूएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी
क्यू एन एस अल्टीमेट, ठीक है, या फिर क्यू नेट अल्टीमेट सेफ, क्यू अल्टीमेट नेट सेफ, इसको ऐसे लिखता हूँ, क्यू अल्टीमेट नेट सेफ जो आपने निकाला, ठीक है। प्लस इसी में हम क्या कर देंगे, ये देखिए जो डेप्थ ऑफ सॉइल है वो तो हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। अब हम भले ही इग्नोर करके एनालिसिस को कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। उसको तो आप जब रियल टाइम कंस्ट्रक्शन करोगे उसको हटा नहीं सकते, तो हम इस चीज को ऐड कर देते हैं गामा डी एफ। और इसमें किसी भी तरह का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम डिवाइड नहीं करते, नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि वो जितना सॉइल है वो हमेशा उतना रहेगा ही रहेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करके करोगे क्या, हम कुछ नहीं करते, जितना है, जितना वेट ऑफ सॉइल लग रहा है उतना वेट ऑफ सॉइल हम कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस इज योर सेफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, या फिर जिसी को हम एसबीसी कहते हैं, सेफ बियरिंग कैपेसिटी सिंपली। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको आप लिख के रख लीजिए। सॉइल मैकेनिक्स में और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, चीज़ों को वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप सॉइल की क्लासेस को जरूर देखिए, हमारे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, फ्री में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बेसिकली हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, हम बात इसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, क्यू अल्टीमेट एनएस। कहने का मतलब है कि कितना लोड हम लगा सकते हैं एक्सटर्नली अंडर सेफ कंडीशंस सॉइल के ऊपर, ठीक है। सेफ कंडीशंस कहने का मतलब यहाँ पे सॉइल में पहले से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो कितना हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लोड लगा सकते हैं सेफली ओवर दैट पर्टिकुलर सॉइल, ताकि सॉइल का शियर फेलियर ना हो। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो एसबीसी वही चीज रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम कितना आप लगा सकते हो प्रेशर विदाउट एनी शियर फेलियर सेफली। यहाँ पे सेफ्टी की बात आ जाती है, बस यही एक चीज है, क्योंकि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पहले से इससे डिवाइड कर दिया है सॉइल को, मतलब सॉइल से। समझ गए बात को? यही चीज होती है। सो इतना तक आज लिख लीजिए। अभी 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। हम तो सोच रहे थे एक ही वीडियो में 3-4 घंटे की कंप्लीट कर देते, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ तक इसको पढ़िए, यहाँ तक नोट्स बनाइए। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, देन यू कैन कंसल्ट मी एट 7008-420-353। फुटिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ा देर से चालू करेंगे और कल अपडेट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बिजी हो गया हूँ, आप जान ही रहे हो क्यों, किस लिए, तो कल अपडेट कर देंगे, ठीक है। गुड लक। कल या परसों क्लास कंप्लीट हो जाएगी फुटिंग।